इस समय जो संघर्ष है लोगों का वो फौरी है। अस्पतालों के बाहर खड़े होकर अगर आपको बेड नहीं मिल रहे हैं या फिर ऑक्सीजन के लिए हर तरफ त्राहिमाम है तो इसका समाधान कैसे मिलेगा? एक तरफ सरकारें अपनी तैयारी कर रही हैं, दूसरी तरफ आम आदमी इस समय अगर एकदम आपात स्थिति हो तो आपको क्या करना चाहिए? कोरोना होने की सूरत में ऑक्सीजन का लेवल आपका कैसा होना चाहिए? बहुत सारे सवाल आप सबके मन में उठ रहे होंगे। इस समय 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, डॉक्टर अरविंद कुमार, चेयरमैन सेंटर फॉर चेस्ट सर्जरी मेदांता, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, चीफ ऑफ कोविड फैसिलिटी एम्स, और डॉक्टर सम्राट शाह जो कि इंटरनल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं मुंबई से। ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले मैं उन जो लोग जिन चीज़ों का सामना कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। एक तरफ होती हैं वो समस्याएं जो हर एक अस्पताल, चाहे निजी हो चाहे सरकारी हो, सबको इसका सामना करना पड़ रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन है तो बेड्स नहीं है वहां पर कि वो मरीजों को जो उनके गेट्स के बाहर खड़े हैं उन्हें भर्ती करा सके। इसीलिए मैं आप सबसे पहले ये समझना चाहती हूं कि इस समय ये स्थिति इतनी मुश्किल, इतनी विकट क्यों नजर आ रही है डॉक्टर सेठ, कि एक एक सांस के लिए लोग तड़प रहे हैं। इस बार क्या स्ट्रेन ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति में इसी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं? अस्पतालों के बाहर सिर्फ ऐसे मरीजों की लाइन लगी है जो बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में दिख रहे हैं? जी हाँ, आई थिंक इस बार तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो जिस हिसाब से मल्टीप्लाई किया है और 400% गुना केसेस पिछले 3 हफ्ते में ही हो चुके हैं, पूरा हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो चुका है ना। हेल्थ केयर सिस्टम हम हमेशा समझते थे कि बेड्स और थोड़े वेंटिलेटर्स और ये, बट जिस तरह से नंबर ऑफ केसेस हैं उसी तरह से सिवियरिटी अभी भी वही है कि 10% लोग सीवियर होंगे, 5% हाई फ्लो ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पर जाएंगे। बट एज एब्सोल्यूट नंबर्स आप देख ही रहे हो कि कितने नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, कितनी हमारी पॉजिटिविटी रेट है, और उसके हिसाब से हेल्थ केयर सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आता है कि वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन, अच्छा ड्रग्स की बात हो रही थी, अब जब ऑक्सीजन की बात होती है तो रियली अब जो हम एज अ डॉक्टर एज एन इमरजेंसी में बैठे हुए हैं या वार्ड्स में बैठे हुए हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली 50 से 100 लोगों से रोज बात करनी पड़ती है। और हमें दहशत हो रही है क्योंकि हमें उसमें हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, दूसरे पेशेंट्स होते हैं और उनकी ऑक्सीजन कम होती जा रही है, बट हम एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। बट हमने ये वेस्ट में देखा था और वो वेस्ट के विजुअल्स फर्स्ट वेव के हमें हमेशा दहशत करते थे, बट उनके सिस्टम में ओवरवेल्म जब होता है तो फिर भी एम्बुलेंसेस होती है। पेशेंट को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना नहीं पड़ता है, पेशेंट को खुद बेड नहीं ढूंढना पड़ता है, सिस्टम और गवर्नमेंट उनको बेड ढूंढ के देती है, या अगर वो एम्बुलेंसेज में भी तो हाई लेवल ऑफ केयर चलती रहती है। आपको याद होगा एक दृश्य जबकि 8 किलोमीटर लंबी लाइन एम्बुलेंसेज की थी अस्पताल में घुसने के लिए, बट उसमें हर पेशेंट को पूरी तरह से ऑक्सीजन और ट्रीटमेंट मिल रही थी। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी सिचुएशन ये है कि इसमें पेशेंट्स को अनफॉर्चुनेटली जाने भी जा रही हैं, और वो जो दृश्य आप दिखाते हैं वो सही है क्योंकि हम एज अ डॉक्टर, एज अ फ्रंट लाइन वर्कर उसको फील कर रहे हैं। बट फिर भी मैं कहता हूं कि पैनिक नहीं, हमें एज रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर्स अभी भी पेशेंट्स को जितनी कोशिश से हम उनको घर में ट्रीट कर सकते हैं, जितनी कोशिश से उनको समझा सकते हैं, जितनी कोशिश से हम उनकी ट्रीटमेंट को एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, वो होम केयर और घर पे ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि उसमें 20-25% ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी ट्रीटमेंट करके घर में रह के भी बेटर हो सकते हैं और सबको अस्पताल आने की जरूरत न हो। सो ये हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई जिसपे कि हम कॉन्फिडेंस रखें, हम अपनी कमिटमेंट्स रखें और हम पेशेंट्स के साथ बात करते रहें, एम्पैथी देते रहें और अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करते रहें। बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इज ऐसे हमने अपनी जिंदगी में न कभी सोचा था देखेंगे और न कभी देखी है। 40-50 साल से हम लोग सब 40 साल से इसी प्रोफेशन में हैं। इट इज़ रियली समटाइम्स वेरी डिस्ट्रेसिंग। नहीं, वाकई डॉक्टर सेठ, मैं तो उन सारे डॉक्टर्स के जज्बे को सलाम कर रही हूँ। एक अस्पताल में मैं गई, वहां पर एक लेडी डॉक्टर थी, वो लगभग आंसू उनके थम नहीं रहे थे क्योंकि एक ऐसे पेशेंट को उन्हें घर जाने के लिए कहना, दूसरे अस्पताल के लिए कहना पड़ा था क्योंकि उनके अपने हॉस्पिटल में 2-2 व्यक्ति एक बेड पर हैं। LNJP कल मैं वहां पर थी और मैंने देखा कि जो नोडल ऑफिसर थे वो बाहर निकलकर गार्ड से कह रहे हैं कि सबको आने दो, चाहे स्ट्रेचर्स पर पड़े रहे, हम आकर बाहर देख लेंगे, लेकिन किसी को लौटने के लिए कैसे कहें
हैं, हर एक व्यक्ति उसी सिचुएशन में है। डॉक्टर अरविंद, मैं आपसे समझना चाहती हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये समझना चाहता है कि क्या उसे हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, क्या वो उस स्थिति में पहुंच चुका है। एक ऑक्सीमीटर कई लोग अपने घर में लेकर रखते हैं जो फिंगर पर रखकर पता चल सकता है ऑक्सीजन का लेवल। क्या ऑक्सीजन के लेवल को देखकर यह समझना है कि अस्पताल का रुख करना है? कोई व्यक्ति कैसे समझे कि उसे हॉस्पिटल जाना अब जरूरी हो चुका है? जी श्वेता जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और डॉक्टर सेठ ने जो सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस किए हैं, वाकई मैं उनको एको करता हूं। इस समय हम सब, एक टाइम था जो कुछ दिन पहले हम सब एक आक्रोश आ रहा था, बट आज एक बड़ी दयनीयता की स्थिति आ गई है। इतना हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर सेठ ने कहा, हमारे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सब लोग फोन कर रहे हैं और पूरी तरह से चाहते हुए भी हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। सच में कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी ऐसा भी दिन आएगा। आपने जो सवाल किया कि पहली बात सबसे फिर से मैं इको करूंगा कि नंबर 1, कृपया पैनिक, सिचुएशन खराब है लेकिन अगर हम पैनिक करेंगे तो और उसको आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे। 90% लोग जिनको कोरोना का इन्फेक्शन, पहली बात तो मैं ये बोलूं कि इस समय आपको खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, हेडेक हो रहा हो, बॉडी एक हो रहा हो, डायरिया हो रहा हो, बहुत आंखें लाल हो रही हो, कोई भी नया सिम्टम हो, आपका आरटीपीसीआर हुआ है या नहीं हुआ है, आप कृपया अपने को कोविड माने और अपने को आइसोलेट करें। श्वेता जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, क्योंकि अगर आज की तारीख में लोग टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, टेस्ट की रिपोर्ट 3-4 दिन बाद आ रही है, तो लोग अभी भी घूम रहे हैं और उसी कारण से हमारे नंबर्स 3.5 लाख, हो सकता है मंडे तक ये 4 लाख क्रॉस कर जाए और इसी तरह से बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी। तो पहली बात, किसी को भी कोई सिम्टम डेवलप हो, आप अपने को आइसोलेट कर लें, कहीं ना कहीं से टेली कंसल्टेशन किसी डॉक्टर से करें और होम ट्रीटमेंट करें। 90% पेशेंट्स पैरासिटामोल, कुछ विटामिन, अच्छी डाइट, स्मोकिंग ना करें, ड्रिंकिंग ना करें, खाना खाते रहें, एडिक्वेट मात्रा में 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स लेते रहें और रेस्ट करें और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। खूब गहरा सांस अंदर खींचे और खींच करके रोक लें, जितनी देर रोक सकते हैं रोक सकें, इतना, और थोड़ा पॉजिटिव रहें। अगर आप टेंस होंगे तो आपके बॉडी में बैड हार्मोन्स रिलीज होंगे जो आपको मॉडरेट या सीवियर डिजीज की तरफ भेजेंगे। इतना मात्र करने से 90% लोग आराम से घर में मैनेज हो सकते हैं। ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहें, अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर है तो कोई चिंता की बात नहीं है, अगर आपका 94 से कम आता है तो जरूर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है और उसकी तलाश शुरू करें। लेकिन जब तक आप तलाश कर रहे हैं, उस बीच में एक काम कर सकते हैं कि आप अपने घर में प्रोन लेट जाइए। आजकल हम लोग बार बार पेट के बल लेटने की बात कर रहे हैं कि आप सीधे लेटने की जगह पेट के बल, या अगर आप ओबीज हैं पेट के बल नहीं लेट पाते तो लेफ्ट या राइट करवट लेके लेट जाइए। उससे 5 से 10% आपका ऑक्सीजन तुरंत इंप्रूव कर जाएगा आधे घंटे में। और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। 92 से नीचे आने पर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी कई लोगों के घरों में देखा है, वो सिलेंडर लेके आए और उन्होंने पूरी स्पीड से सिलेंडर को खोल दिया कि हमें इसको 100 पहुंचाना है। हमें 100 नहीं पहुंचाना है, उसको सिर्फ 94 तक ले जाना है। मिनिमम ऑक्सीजन यूज करिए। अगर 1 लीटर फ्लो देने से आपका सैचुरेशन 85 से 92 या 93 आ गया तो आपके लिए 1 से 1.5 लीटर काफी है, क्योंकि आज की तारीख में 1-1 लीटर ऑक्सीजन कीमती है। तो ऑक्सीजन को अगर पहली बात तो यूज ना करें जब तक जरूरत ना हो, होल्डिंग ना करें, और अगर 92 से कम आया है तो मिनिमम ऑक्सीजन टू ब्रिंग योर ऑक्सीजन लेवल टू 93-94 उसको यूज करें। पेट के बल लेटने की प्रक्रिया को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। हम लोग आईसीयू में 16 से 18 घंटे तक पेशेंट्स को प्रोन वेंटिलेशन कराते हैं। तो किसी का भी ऑक्सीजन अगर कम होने लगा है तो जब तक वो ऑक्सीजन के लिए ना जाए या हॉस्पिटल के लिए जाए, अगर अपने को प्रोन बेली डाउन यानी पेट के बल लेट जाएगा तो ऑक्सीजन उसका इंप्रूव हो जाएगा। एक बात और, अगर आपको परसिस्टेंट बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, अगर आपको ऑक्सीजन कम हो रहा है, अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायरिया हो रहा है जो डिहाइड्रेशन की तरफ ले जाएगा आपको,
बहुत हाई फीवर है, क्रोसिन से भी कम नहीं हो रहा है और आप बिल्कुल एग्जॉस्शन की तरफ जा रहे हैं, या आपको ऑल्टरेशन इन सेंसोरियम यानी कि गफलत सी होने लगी है, तो ये 5-6 रेड फ्लैग साइंस हैं जिनके होने की सूरत में होम आइसोलेशन को रोक के तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाने की जरूरत है। श्वेता जी। जी जी, लोगों के लिए ये चीज़ें स्पष्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि सिम्टम्स कौन से हैं कि अब इसके आगे बहुत क्रिटिकल स्थिति हो सकती है। लेकिन डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, जो ऑक्सीमीटर के ज़रिए जो लोग देख रहे हैं अभी या ब्रेथलेसनेस महसूस कर रहे हैं, क्या 94 के नीचे जो हो जाए, पहुंच जाए, 90 तक पहुंच जाए तो उसे हॉस्पिटल का रुख करना चाहिए, या फिर पहले जो जो तरीके बता रहे हैं डॉक्टर अरविंद, उस तरह की चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, या फिर आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं करना, खतरे से खेलना हो जाएगा? जी श्वेता जी, पहली बात तो ये है कि जो जानकारी डॉक्टर अरविंद ने दी और डॉक्टर सेठ ने दी बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि लोग जो है उसको अगर ठीक से नहीं लगाते हैं और उसके बाद एकदम पैनिक कर जाते हैं कि अरे 90 हो गया, 89 हो गया। तो एक बात तो मैं ये बता दूं कि अगर आपको बहुत जोर से खांसी आई या आपको नौसिया हो रहा है या आप हिल डुल रहे हैं, तो कई बार उसमें कुछ जरा सी देर के लिए वो ऑक्सीजनेशन कम हो सकती है, जो नॉर्मली भी होती है जब हम दौड़ते हैं या कुछ करते हैं, उसको नापते नहीं है। तो एक तो लगातार उसको ठीक से लगा के देखें कि वो कई लोग मुझे बोलते हैं कि जी ऐसा हुआ 90 है, होगी मेरी सैचुरेशन, अच्छा इसको ठीक से लगा के देखिए जरा 2 मिनट तक, बोले डॉक्टर साहब अभी 94 हो गई है। तो एक इसमें जो पैनिक का एलिमेंट है और जो घबराहट एकदम हो जाती है, तो पहली बात तो ये है कि जो अगर कम हो रहा है तो पहले ये देखें कि वाकई में कम है या उसको ठीक से लगाया नहीं है या आपको खांसी या कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ है। दूसरी बात ये है कि जैसे बताया गया कि उल्टा लेटने से भी इसमें इंप्रूवमेंट होती है। तीसरी बात ये है कि कई बार लोग बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं लेकिन वो सैचुरेशन देख के घबराते रहते, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि आपको क्या ब्रेथलेसनेस हो रही है, क्या आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो अगर आप 1 मिनट में 10, 12, 14, 16 बार सांस ले रहे हैं, अगर आपकी सांस की जो रेट है वो 24 बार प्रति मिनट से कम है, तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी को ऐसी ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि आपने पल्स ऑक्सीमीटर ठीक से नहीं लगाया हो। तीसरी बात, जैसे ये कहा गया कि अगर लगातार ऐसा लग रहा है आपको कि सांस फूल रही है या जो रेड फ्लैग साइन डॉक्टर अरविंद ने बताए, या सैचुरेशन ड्रॉप करना शुरू करती है और आपको लगता है कि ये ठीक से लगाने के बावजूद भी है, तो तुरंत डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि जितने लोगों को भी हम होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस करते हैं उसमें कोई ना कोई उनका कांटेक्ट पॉइंट जरूर होना चाहिए जो उनको गाइड करे। अब जैसे कहा गया कि अस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़ है, डॉक्टर सेठ ने भी कहा बहुत से ऐसे पेशेंट है जो दिन रात हमें फोन करते हैं और हम फोन पे उनको समझा बुझा के, उनको तसल्ली दे के और उनको ठीक कर देते हैं, ज्यादातर उनमें से ठीक भी हो जाते हैं। हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है उसकी कोमोबिडिटीज क्या है, उसकी आयु कितनी है, उसको डायबिटीज है कि नहीं, उसको हार्ट प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। ये सब चीजें जो है, जो भी आपको टेली कंसल्टेशन से या आपको मदद कर रहा है घर पे ही रहने से, उसको ये सब निर्णय करने में सहायता करती है। तो सबसे पहली बात, जैसे कहा गया, डॉक्टर अरविंद ने भी कहा पैनिक, या डॉक्टर सेठ ने भी कहा पैनिक की बात नहीं है, अपने होशावास में रहें। अगर और जहां तक ये है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे घर के पास में एक इंडस्ट्रियल एरिया है और आपने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस देखे होंगे कि वहां पे वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल कर रहे हैं। तो एक बहुत सारी ऐसी जगह है जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की यूनिट्स हैं जो कि वो अपने फैक्ट्री के लिए ऑक्सीजन लोकली प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आसपास जरा ध्यान रखिए, आपके घर के आसपास ऐसे लोग हैं जो ऐसे में आपको अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन से मदद कर सकते हैं। याद रखें, ऑक्सीजन हो या स्टीरॉयड हो या रेमडेसिविर दवाई हो, कोई भी दवाई हो, वो ठीक समय पे ही काम करती है। समय से पहले लेने से या अगर आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो उसको लेने से कोई लाभ नहीं है और उनमें से कुछ से तो नुकसान भी हो सकता है। श्वेता जी, डॉक्टर सम्राट, अगर इन सारी चीजों को हम देखें अपने सामने, लोगों में कंफ्यूजन नेचुरली हो जाता है और अपना कोई अगर बीमार होता है या ब्रेथलेस होता है तो उस समय लोग पैनिक करते हैं। लेकिन एक चीज जो आप सबकी बातों से सामने आ रही है वो ये कि पैनिक नहीं करना है इस समय, क्योंकि वाकई अगर व्यवस्था उस तरह से तैयार नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी है, अगर अस्पतालों की कमी है, तो उस समय पैनिक करने से और स्थिति बदतर हो सकती है।
पर हम आमतौर पर देखते हैं कि जब आरटीपीसीआर के टेस्ट नहीं भी आए होते हैं, 3 दिन तो खैर बड़े शहरों में, कई जगहों तो हफ्ते हफ्ते भर का इंतजार लोगों को हो जा रहा है और आरटीपीसीआर का टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक आएगा। लोगों को लग रहा है कि सिम्टम है, पॉजिटिव है। वो कौन सी दवाएं हैं जो शुरू करनी चाहिए? क्या सचमुच में एक कोई यूनिवर्सल लिस्ट है जो सबके लिए है कि अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप लेना शुरू कर दीजिए? जी, आपके दर्शकों को मैं ये क्लियर कट बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पेशेंट या उसके सिम्टम को ट्रीट कीजिए। आपको रिपोर्ट को ट्रीट नहीं करना है। अगर आपको आरटीपीसीआर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पेशेंट के सिम्टम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे कलीग ने बताया अभी आपको कि अगर आपको सिम्टम होता है तो सबसे पहले आप वो पेशेंट को आइसोलेट कीजिए। दूसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि जैसे ही आपको समझ में आता है कि घर में कोरोना वायरस का पेशेंट है तो पैनिक बटन मत क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही पेशेंट सीवियर या क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है। वो पहुंचने के लिए इट्स अ ग्रेजुअल और अ स्लो प्रोसेस। इट गिव्स यू टाइम मिलता है। ऐसा बहुत कम पेशेंट ऐसे रहते हैं जो पहले, दूसरे या तीसरे चौथे दिन में कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। और आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात की, आपने ऑक्सीजन की बात की, तो मैं दर्शकों को साफ रूप से ये बताना चाहूंगा कि एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट, अपना थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर, वो हैंडी रखिए। दर 4 घंटे में आपका ओरल टेम्परेचर नापते रहिए। वो अगर टेम्परेचर आपका 100 या 100 के ऊपर रह रहा है और वो कंटिन्यूसली 5-6 दिन क्रॉस कर चुका है, तब जाके आपको आपकी अप्रोच चेंज करने की जरूरत है। फिर भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 6-7वें दिन पे आप आपके डॉक्टर के नोटिस में लाइए कि हाँ सर, कि मेरा ऑक्सीजन अभी तक गिरा नहीं है लेकिन टेम्परेचर 7 दिन के ऊपर हो गया है। आई एम श्योर योर डॉक्टर विल चेंज द अप्रोच। स्टेरॉइड्स की जरूरत रहेगी तो स्टेरॉइड्स चालू करेंगे। अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत रहेगी तो वो हॉस्पिटल के लिए बेड आपको ढूंढ के देंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक ऑक्सीजन सैचुरेशन पे आप डिपेंड नहीं करेंगे। आपकी ऑन द होल क्लिनिकल कंप्लेन, आपका ओरल टेम्परेचर, आपकी कंप्लेन ऑफ ब्रेथलेसनेस, उस पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद से डिसाइड मत कीजिए कि हमको ये हॉस्पिटल जाना है, नहीं डॉक्टर हमको प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहिए, नहीं ये बेड नहीं मिल रहा है, हमको एक 5 स्टार रूम चाहिए जिसमें रहे। अभी ये समस्या इस तरह से है कि आपको जहां पे भी बेड मिली, जहां पे भी उपलब्धि मिली, मेडिकल फैसिलिटी जहां पे भी थोड़ा बहुत आपको उत्पन्न हुआ, तो उसको, वो अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए, उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़ लीजिए। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और अभी आपने बताई दवाई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर एक वायरल डिजीज में कोई पर्टिकुलर दवाई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी जनरलाइज फिटनेस। आप हाइड्रेट अच्छी तरह कीजिए, आप अपने आप को, हॉट वाटर गागल्स, हॉट वाटर पीजिए, स्टीम इनहेलेशन लीजिए, आप वाइसेस से दूर रहिए। और बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अगर आप पहले दिन से सचेत है, आपने आपके सिम्टम को पकड़ा है, तो आपके डॉक्टर के नोटिस में लाइए। वो शायद आपको ओरल टैबलेट फेविपिरावीर जो ओरली इजीली अवेलेबल है, उस पे आपको चालू करेंगे और आपको जनरल इंफॉर्मेशन देंगे जिससे आप बच पाएंगे। आप आपके डॉक्टर के क्लोज लूप में रहिए, आप आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करते रहिए, बट प्लीज डू नॉट पैनिक बिकॉज फर्स्ट डे क्रिटिकल स्टेज नहीं होता है कोविड-19 डिजीज में। It takes time and you have to remain aware. Awareness is extremely important. जी श्वेता जी। जी, संयम से काम लेना है और जैसे ही लगे कि सिम्टम्स हो गए हैं वैसे ही खुद को कम से कम घर के बाकी लोगों से अलग करके आइसोलेट कर लेना है। डॉक्टर से फोन पर बात करके संपर्क किया जा सकता है, वर्चुअल भी आजकल लोग कंसल्टेंसी कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक सेठ, ये वेरिएंट ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये तो समझ में आता है, डबल म्यूटेंट कहा जाता है, बहुत सुनने में ही खतरनाक लगने लगता है, लेकिन इसके साथ जब एयरबॉर्न शब्द जुड़ जाता है तो लोगों के मन में सवाल उठते हैं। एयरबॉर्न का मतलब क्या हम जहां पर बैठे हुए हैं वहां पर हवा में हो सकता है, या फिर इसका यह मतलब है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है उसके इर्द गिर्द की हवा? और जो हाई राइज में रहते हैं डॉक्टर सेठ, उन लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि ऐसा तो नहीं कि बगल वाले फ्लैट में है तो हमारे फ्लैट पे असर उसका हो सकता है? आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कंसर्न पहले भी थोड़ा माइंड में होता था क्योंकि कुछ इंडिकेशंस थे,
बट क्लियरली एम्फेसिस यही था कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जिसका मतलब कि जब हम खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स फॉर्म होती हैं और वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए वो ड्रॉप्स ज़्यादा दूर तक नहीं जाती हैं और आसपास ही पहुंचती हैं और वो धीरे धीरे ज़मीन पे गिर जाती हैं या किसी सरफेस पे गिर जाती हैं, क्योंकि वो हवा में नहीं जा सकती, ड्रॉपलेट्स होती हैं। इसीलिए शुरुआत में और अब तक ये एम्फेसिस रहा है कि 6 गज की दूरी, और 6 गज का ये मतलब था कि अगर हम खांसते हैं तो ड्रॉपलेट्स 6 गज से ज़्यादा दूर नहीं जाती हैं, 1 मीटर पे दूर में ही सेटल हो जाती हैं। तो शायद अगर हम 6 फीट से ज़्यादा दूर रहें तो डायरेक्ट स्प्रे नहीं आएगा। मोर रिसेंटली, और ये पिछले 2-3 हफ्ते में ही साइंटिस्ट ने इसके ऊपर, तो काफ़ी रिसर्च चल रही थी मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह पे, जब ये देखा कि अगर होटल की किसी सेकंड रूम में भी कोई था और उसमें दूसरे में इफेक्ट हो गया, या जब देखा कि वो जो क्रूज शिप्स थे जिसमें कि किस तरह इन्फेक्शन पास ऑन हुआ, और कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए और डायरेक्ट एविडेंस देखा गया, तो फिर ये सस्पेशन आई कि हाँ, ये एयरबॉर्न भी हो सकता है। और एयरबॉर्न का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं और आपके घर के बाहर भी घूम रहा हो, नहीं। एयरबॉर्न का मतलब है कि ड्रॉप्स बहुत फाइन होती हैं, ये वायरस एयर में परसिस्ट कर सकता है कुछ देर तक, और स्पेशली ये मतलब ये है कि अगर आप क्लोज्ड डोर रूम्स में हो तो आपको और ख्याल रखना चाहिए, जहां पे जरूरी क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं है कि हम 6 फीट दूर बैठ गए और मास्क पहन के हमने बैठे हैं तो हम सोचे हैं कि अपने आप को हम सुरक्षित हैं, क्योंकि एयरबॉर्न का मतलब है कि अगर किसी ने खांस दिया और वो वायरस अगर सस्पेंडेड है तो एयर में कुछ देर तक, कुछ घंटों तक सस्पेंडेड रह सकता है। तो अगर आप क्लोज एटमॉस्फेयर में, जिसमें वेंटिलेशन नहीं है, जिसमें एग्जॉस्ट नहीं है, जिसमें ट्रू एंड ट्रू वेंटिलेशन नहीं है, या भीड़ है, तो कोई खांसे भी ना तभी भी हवा में हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें प्रिकॉशंस तो अब और लेनी है। जो हम कहते हैं ना कि डबल मास्किंग, आपने सुना होगा, और मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि ये सिचुएशन है कि आपके मास्क, आप तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि कोई खांसे उसकी स्प्रे ऊपर ना आए, पर हम इसलिए कहते हैं कि डबल मास्किंग कि आपका जो मास्क है, फर्स्टली अगर N95 है तो पूरा सील होना चाहिए, एब्सोल्युटली सील अराउंड, कि जब आप सांस लेते हो तो उसके थ्रू आए सांस, उसके चारों तरफ से ना आए। अब ज्यादातर तो लोग कपड़े का मास्क पहनते हैं, और कपड़े का मास्क तो हमें 40 to 50% ही सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब ड्रॉपलेट की बात आ जाती है और जब एयरबॉर्न की बात आ जाती है तो हम कहते हैं कि और सुरक्षित रहिए। जो आपने देखा होगा कि लोग 3 प्लाई मास्क पहनते हैं, और 3 प्लाई मास्क में अक्सर साइड से जगह होती है कि हवा अंदर जा सकती है, और ये सिर्फ नाक पे लटकाए रखते हैं, कई बार मुंह पे लटकाए रखते हैं, कई बार यहाँ लटकाए रहते हैं। इनफैक्ट खाते वक्त तो उतार ही देते हैं, और कई बार बोलने की वक्त उतारते हैं। इनफैक्ट क्लियरली अगर किसी ने ऐसा कर रहा है तो मैं यही कहूंगा, नहीं कि बैड बिहेवियर, यही कहूंगा आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप इलीगल काम कर रहे हो अगर मास्क को ठीक नहीं पहन रहे हो, क्योंकि आप अपने को तो हार्म कर ही रहे हो, बट आपको कोई आपको राइट नहीं है आप किसी और को हार्म करो, आप किसी और की मौत का आप रीजन बनो, और हो सकता है वो कहीं आपकी फैमिली ना, आपके पेरेंट्स ना हो। सो मैं डबल मास्किंग को अगेन एम्फसाइज करता हूं, इसी वजह से, एयरबॉर्न रूट की वजह से, कि ये मास्क को आप 3 प्लाई सर्जिकल मास्क को ये आप पहन लें, इसको दोनों तरफ से टाई कर लें कि ये ज्यादा फिट हो जाता है। और अगर ये ज्यादा फिट हो गया तो बहुत अच्छा है कि आपकी पूरी ये सील हो गई, जो नॉर्मली ये 3 प्लाई मास्क में खुली रहती है, ये सील हो गई। और इसके ऊपर आप इसको चिपका के अगर क्लॉथ मास्क पहन लेते हो तो ये डबल प्रोटेक्शन हो गई, जिससे कि आप प्रैक्टिकली अपने भी 96% सुरक्षित हो गए और दूसरों को भी 96% से ज्यादा सुरक्षित कर दिया। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है कि अब हम वेरिएंट को देख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव है, फर्स्टली, और दूसरी एयरबॉर्न मेथडोलॉजी ऑफ ट्रांसमिशन एक रियलिटी आ गई है हमारे माइंड में। इसीलिए हम कहते हैं कि अब क्लोज स्पेसेस में ना जाओ। जब अगर कहीं ट्रैवल जरूरी है, आपका ट्रैवल करना आपकी काम की वजह से या आपकी जिंदगी की वजह से, तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो तो क्लोज स्पेसेस में ऐसी मास्क पहनो, काम की जगह पे डबल मास्क पहनो, और क्लियरली उसी जगह पे जाओ जहां पे कि ओपन वेंटिलेशन सिस्टम हो, जिसमें कि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ चलती है, और ऐसी जगह पे ज्यादा न रहो। क्लियरली हमें बचना है इस वेरिएंट वायरस से, जिसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और हमें एक ही चीज बचा सकती है, बाय द वे, इमीडिएटली और इस टाइम पे भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही बचा सकता है। अगर हम डबल मास्किंग करते हैं तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ते हैं।
ये जो हमें दहशत दिख रही है चारों तरफ, अगर हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं तोड़ा तो ये बढ़ सकती है। और अगर जो हमने चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ा अपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपनी दूसरों की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, तो हम इसको कॉन्कर कर सकते हैं 2 से 4 हफ्ते में। आज नहीं, कल नहीं, बट 2 से 4 हफ्ते में। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब समझें और इस सब मेथडोलॉजीज का क्लियरली पालन करें। ये आपके हाथ में है, ये हमारे हाथ में है, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी सिविक जो ड्यूटी अपने हाथ में है कम से कम वो तो हम शुरू कर सकते हैं। अब तो हो गई है। जी डॉक्टर अरविंद कुमार, चेस्ट के इन्फेक्शंस जब होते हैं तो बीमारी चाहे जो भी हो, अमूमन सिम्टम्स एक से देखने के लिए मिलते हैं। इस समय जो ये डबल म्यूटेंट या फिर ये जो नया बंगाल वेरिएंट आया है, ट्रिपल म्यूटेंट जिसे कह रहे हैं, क्या सिम्टम्स सेम है जैसे पहली लहर में था या फिर कुछ ऑर्डर ऑफ सिम्टम्स? लोग कैसे समझें कि ये कुछ अलग है, या फिर आपको लगता है कि उसे समझने की आवश्यकता नहीं है, अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसका ट्रीटमेंट जैसा कि कहा था आपने कि कोरोना समझ के करें? और एक और चीज कि डबल मास्किंग से हम नाक और मुंह तो ढक रहे हैं, लेकिन क्या हमें आंखों का भी प्रोटेक्शन जरूरी है? क्या वो जो ग्लासेस होते हैं या फिर जो फेस शील्ड है वो भी उतना ही जरूरी है अभी? जी मैं पहले सिम्टम्स का बता दूं कि जो पिछले साल वेरिएंट था उसमें एक तो उसकी इन्फेक्टिविटी इस बार के वेरिएंट से कहीं कम थी। पिछले साल आपने नोट किया होगा कि फीवर यूजुअली 5 दिन के आसपास रहता था और जो डायरिया वगैरह के सिम्टम्स थे इतने ज्यादा थे, लेकिन इतने ज्यादा नहीं थे और बच्चों को बहुत कम इन्वॉल्व किया था। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमारी 49 प्लस पॉपुलेशन में हुआ था। इस साल जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि एक तो इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है। पिछले साल कई एग्जाम्पल्स थे जहां फैमिली में एक मेंबर को हुआ, उसने अपने को आइसोलेट किया, एक ही घर में रहते हुए बाकी मेंबर्स बच गए, उनको नहीं हुआ। इस बार कहीं भी किसी भी फ्रेंड का, कहीं किसी का फोन आता है, एक मेंबर इन्फेक्ट होता है और 2-3 दिन के अंदर उस घर में, उस फ्लोर पे या आसपास के फ्लोरों में रहने वाले पूरे खानदान 15-15, 20-20 लोग एक साथ हो रहे हैं। तो पहला डिफरेंस, इट इज हाईली इन्फेक्शियस। जहां तक डेथ का सवाल है, इंग्लैंड से जो ब्रिटिश वेरिएंट का डेटा आया था उसमें उन्होंने ये कहा कि ये काली हाईली इन्फेक्शियस नहीं है, इसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा है पिछले वाले वेरिएंट से। हमारे यहां से भी मुझे लगता है जो ट्रेंड, अभी हार्ड डेटा नहीं है, जो ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, मुझे लग रहा है मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। लेकिन जो हम डेथ्स इतनी ज्यादा इस बार देख रहे हैं, ये इस वजह से है कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो नंबर ऑफ केसेस हैं, वो बहुत ज्यादा है। इस साल बच्चों का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। 18 से 49 की एज ग्रुप, उसमें बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं और उस एज में भी हमको कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, सीवियर डिजीज और डेथ, ये सब देखने को मिल रही है। तो इस बार का जो वेरिएंट है ये हाईली इन्फेक्शियस है, मे बी ज्यादा डेडली भी है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, 18 से 50 की एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहा है। और एक और चीज है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं अब जिनको पिछली बार कोरोना हुआ था तो उनके हिसाब से एंटीबॉडी बन जानी चाहिए थी और उनको दोबारा नहीं होना था। लेकिन आज सुबह से मुझे 2 ऐसे लोगों के फोन आए हैं जिनको लास्ट ईयर भी हुआ था और अब उनको फिर से कोरोना हो गया। ऐसे भी केसेस हैं जिनको लास्ट ईयर कोरोना हुआ था, उन्होंने दोनों डोजेस वैक्सीन की लगवाई और अब उनको फिर कोरोना हो गया। तो ये जो नया वेरिएंट है ये हाईली इन्फेक्शियस तो है ही, ये शायद ज्यादा डेडली भी है, लेकिन क्या ये हमारी जो एंटीबॉडीज हैं उनको इवेड कर रहा है? क्या ये हमारी वैक्सीनेशन की एंटीबॉडीज को इवेड कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय उठ रहे हैं जिनका आने वाले समय में हमको जवाब मिलेगा। और इन सब की वजह से जो डॉक्टर सेठ ने बात कही है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की बात, अब अगर हम पिछले 1 साल में इसके देखें, हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ ट्रांसमिशन वहां हुआ है जहां क्लोज स्पेस के अंदर बहुत सारे लोग, जैसे कोई बर्थडे पार्टी हुई, एक हॉल में 50 लोग थे, अगले दिन उसमें से 45 लोग इन्फेक्ट हो गए।
तो एक हॉल क्लोज स्पेस के अंदर, खासकर से जहां खिड़कियां नहीं खुली हैं, एयर कंडीशनड एरिया है, तो वो हवा वहां रिसर्कुलेट होती है। 2-4 लोगों ने खांसा, उनका एरोसॉल उसमें गया और वही रिसर्कुलेट हुआ, सबने उसको इनहेल किया और लोग इन्फेक्ट हो गए। तो डॉक्टर सेठ की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें डबल मास्किंग करनी है, हमें सब लोगों से दूरी रखनी है, और जहां तक संभव हो हम काम फोन पे करें, डिजिटल मीन से करें, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन अगले कुछ महीनों तक, जब तक ये इश्यूज क्लियर नहीं हो जाते, यही हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने का रहेगा। इस समय देश की सबसे बड़ी जरूरत है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने की। श्वेता जी, अगर ये 3.5 लाख का नंबर कल 3.25 लाख हुआ, मंडे तक 4 लाख हुआ और उससे ज्यादा बढ़ा, तो आने वाले दिनों में स्थिति कितनी भयावह होगी हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि अस्पताल अब एक भी एक्स्ट्रा पेशेंट लेने की स्थिति में नहीं है। और हमसे कोई जानना है कि अस्पताल ओवरनाइट नहीं बनाए जा सकते। आप बेड लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर, नर्सेज, ट्रेन स्टाफ, इक्विपमेंट, ऑक्सीजन, ये सब कहां से लाएंगे? तो हम इलाज तो करें, लेकिन सारे देश के सारे देशवासियों का ध्यान इस समय अपने को घर में लॉक करिए और चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ के इन नंबर्स को कम करिए, इस पर होना जिन्हें चाहिए। जरूरत नहीं है वाकई डॉक्टर अरविंद कि उन लोगों को अगर घर से बाहर न निकले तो बेहतर रहेगा। समय कम है, इसीलिए मैं जल्दी डॉक्टर राजेश मल्होत्रा मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियोस के जरिए ये जरूर दिखा रहे हैं कि वो लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे एक बहुत ज्यादा वायरल है वीडियो कि नेबुलाइजर का इस्तेमाल कर लीजिए अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए। आप क्या स्पष्टीकरण यहां पर देंगे? कई लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स अगर रखना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए, या कॉन्सेंट्रेटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस समय सबसे वाइज डिसीजन सबके लिए क्या होगा? सबसे वाइज डिसीजन ये रहेगा श्वेता कि कुछ भी सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। जब आपको कोई आपका डॉक्टर कहता है कि आप स्टेबल हैं, आपका इलाज घर पे हो सकता है, इसमें ये एक म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। आप जो है ये जो व्हाट्सएप पे कि नेबुलाइजर लगाने से आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब गलत है। इस तरह की जो है मिस इन्फॉर्मेशन से प्रभावित ना हो। सोशल मीडिया का इतना पावर है इस समय कि लोग बड़ी जल्दी से इसमें प्रभावित होके और हर बात का विश्वास कर लेते हैं। तो जो भी आप जानना चाहते हैं उस ज्ञान को आप व्हाट्सएप ज्ञान के द्वारा न प्राप्त करें, आप अपने डॉक्टर से पूछें। कुछ देर पहले मैंने अभी ये कहा था कि जितनी भी ट्रीटमेंट हैं, चाहे वो ऑक्सीजन है या वो रेमडेसिविर है या कोई भी दवाई है, वो उसका एक ठीक समय होता है उसको लेने का, जो आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, जो आप नहीं डिसाइड कर सकते। तो ध्यान रखें कि आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी डॉक्टर आपको फॉलो करे टेलीकंसल्टेशन से, उनसे बात करें और इन चीजों पर ध्यान ना दें। इन चीजों से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इनसे बच के रहें। डॉक्टर सम्राट शाह, क्या जो मल्टीविटामिन्स लोग ले रहे हैं या विटामिन सी का इंटेक कर रहे हैं या जिंक खाना चाह रहे हैं, वो सही है, इस समय इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा? मैं आपके ऑडियंस को वापस एक चीज बहुत अच्छी तरह जो मेरे कलीग्स ने बोली है उसको वापस समराइज करना चाहूंगा कि आप आपका बेसिक्स राइट रखें। वो बेसिक्स आपका A, B और C है, ये बराबर ध्यान में रखिए। A मतलब आपका एयरवेज हमेशा प्रोटेक्ट कीजिए, ये आपका सुरक्षा कवच है। आप अब 80% से ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग मास्क लगाते हैं, डबल मास्क भी लगाते हैं, लेकिन वो नाक के नीचे रखते हैं। उन्हें मालूम है कि ये गलत हो रहा है, फिर भी वो लोग रेक्टिफाई नहीं करते क्योंकि ये हैबिट बन चुका है। यू हैव टू मास्क इट अप अबाउ योर नॉस्ट्रिल्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज। सेकेंड, बी बबल, मतलब आप जिस लोगों को गैदर कर रहे हैं या जिस लोगों को आप मिल रहे हैं, वो आप 100% आपको खातरी होनी चाहिए कि ये लोग आपके इमोशनली और वायरोलॉजिकली प्रोटेक्ट रखें। और सी मतलब कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट्स, जो आपके बबल में घूम रहे हैं, अगर उन्हें कोरोना वायरस होता है तो आप उनको इजीली कॉन्ट्रैक्ट ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपने मुझे सवाल पूछा कि आप विटामिन लेना चाहिए, वापस से मैं वही दोहराना चाहूंगा कि हेल्दी न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन ये दोनों बहुत ज्यादा मायने रखता है। हाँ जी,
विटामिन्स का भी दौर चल रहा है, पीपल आर इनटू न्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन सी और जिंक ने बताया हुआ है इन थियोरीज एंड स्टैटिस्टिक्स एंड पेपर्स कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन स्टेबलाइज योर एंडोथेलियल फंक्शन, और जिससे आपको क्लॉट होने की जो संभावना है वो स्वाभाविक रूप से थोड़ी कम हो सकती है। तो उस हिसाब से आप विटामिन लीजिए, कोई नुकसान नहीं है, बट दैट डजंट मीन कि आप आपका हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज करें। जी श्वेता जी, बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अशोक सेठ, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा और डॉक्टर सम्राट शाह, बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय पैनिक नहीं करना है और जानकारी सही रखनी है अपने पास, और इसीलिए ये चर्चा इतनी अहम है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।